आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज की इंडियन इंडियन इकोनॉमिक्स का आज का दूसरा क्लास है हमारा। आज का भारतीय अर्थव्यवस्था का दूसरा क्लास है और आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं मुद्रास्फीति। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं हम उनको यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ इन्फ्लेशन से मुद्रास्फीति से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो सेक्शन जो है आज की क्लास हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और आज का जो टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हमने इंडियन इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन का क्लास था, उसमें हमने बताया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है और इसका क्या वर्क है और ये कितने भागों में डिवाइड है और प्रत्येक भाग का क्या क्या रोल है। तो इसमें हम इसके पहले वाले क्लास में आप लोगों को बताए हैं। जैसे उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो है कि कौन कौन से माइक्रो में आता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। तो ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वहाँ इसके पहले वाले वीडियो को आप लोग प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाके हमारे सभी वीडियो को आप लोग देखिए और वीडियो देख करके आप कमेंट करिए, लाइक करिए और हमारे वीडियो के लिंक को आप मैक्सिमम शेयर करिए। तो आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज का हमारा इंडियन इकोनॉमिक्स का दूसरा क्लास है। इंडियन इकोनॉमिक्स दूसरे क्लास में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति को इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। ठीक, मुद्रास्फीति को इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, इसका क्या प्रभाव है, किस कारण से मुद्रास्फीति उत्पन्न होते हैं, इन सब चीज़ों को हम आप लोगों को जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोग प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है एक कॉपी ले लीजिए और उस कॉपी में जो भी हम यहाँ पर डिस्कस करें इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए प्लीज़। मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रास्फीति को साधारण भाषा में इसको महंगाई कहा जाता है, जबकि इसका शाब्दिक अर्थ महंगाई नहीं होता है। साधारण भाषा में इसे महंगाई कहा जाता है, लेकिन जबकि महंगाई जो है इसका एक कारक है। मुद्रास्फीति का एक कारक है महंगाई। महंगाई की वजह से मुद्रास्फीति होती है, जबकि इसका जो है शाब्दिक अर्थ महंगाई नहीं है, लेकिन आम बोलचाल भाषा में इसको महंगाई ही कहा जाता है। लेकिन जबकि महंगाई एक कारक होता है, महंगाई एक कारक होता है मुद्रास्फीति का। तो मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रास्फीति का अर्थ है कि किसी भी वस्तु का उसका जो प्राइस होता है, मूल्य होता है, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वह उसको जो है मूल्य निरंतर बढ़ोतरी की दशा, जिससे मुद्रा की क्रय क्षमता जो है कम हो जाती है। ओके, वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में निरंतर बढ़ोतरी होती है। वस्तुओं एवं सेवाओं में निरंतर मूल्य में बढ़ोतरी होती है और जब इतना ज़्यादा मूल्य में बढ़ोतरी हो जाती है कि उसकी जो है क्रय क्षमता क्रय क्षमता होती है वो जो है कम हो जाती है। मूल्य निरंतर बढ़ोतरी दशा में मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी उत्पन्न हो जाती है। ओके, तो मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रास्फीति में वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि जो मुद्रा होता है, मुद्रा की क्रय क्षमता कम हो जाती है। जब मुद्रा की क्रय क्षमता कम हो जाएगी तो इसी कंडीशन को मुद्रास्फीति कहा जाता है। मुद्रास्फीति के अंतर्गत किसी भी वस्तु का इतना प्राइस बढ़ जाता है, उसको जो है उसके अपेक्षा में जो मुद्रा होती है उसकी क्रय क्षमता कम हो जाती है। तो इसी जो है मुद्रास्फीति कहा जाता है। ठीक, तो इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि मुद्रास्फीति जो है वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में निरंतर बढ़ोतरी की दशा, जिससे मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी उत्पन्न हो जाए, मुद्रास्फीति कहलाती है। ठीक, जिसे साधारण भाषा में समझ लीजिए कि कोई भी वस्तु है, यदि उसकी प्राइस इतना बढ़ जाए कि उसकी उसकी जो है तुलना में जो हमारा मुद्रा है, जो पैसा है, उसका जो है क्रय क्षमता कम हो जाए, यानी हम बहुत पैसों में कम वस्तुओं को खरीदें, ये जो है महंगाई कहलाती है। ये जो है मुद्रास्फीति कहलाती है, इन्फ्लेशन। ठीक, तो साधारण भाषा में इसको समझ लीजिए, लेकिन ये डिफिनेशन इसका है कि वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में निरंतर बढ़ोतरी की दशा, जिससे मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी उत्पन्न हो जाए, मुद्रास्फीति कहलाती है। ओके, मुद्रास्फीति जो है अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव डालता है। ठीक, मुद्रास्फीति जो है अर्थव्यवस्था पर, भारतीय अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव डालता है। कैसे डालता है? जब किसी भी वस्तु की प्राइस मूल्य बढ़ जाता है
तो समाज में जो निर्धन वर्ग होते हैं, जो गरीब व्यक्ति होते हैं, उनकी क्षमता नहीं रहती है कि उस वस्तु को खरीद पाएँ। तो इसलिए से जो है समाज में गरीब तबके के लोगों को जो है बहुत परेशानी होती है मुद्रास्फीति की कंडीशन में। तो इससे जो है कि कहा जाता है कि महंगाई जो मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन है, वह जो है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इसमें जब महंगाई को मुद्रास्फीति बढ़ती है तो इसमें जो धनी व्यक्ति होते हैं उनका कंडीशन सही होता है, क्योंकि वो जो है पैसा किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं जहां उनका इनकम होने लगता है, क्योंकि उनके पास अधिशेष है। जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो जिसके पास पैसा है, जो अमीर वर्ग के लोग हैं, उनके पास अधिशेष होता है, इसलिए उनको जो है इन्फ्लेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है मुद्रास्फीति में। लेकिन गरीब जो समाज के गरीब तबके के लोग हैं, उनके पास अधिशेष की कमी होती है, इसलिए जो है मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन उन्हीं को ज़्यादा प्रॉब्लम करता है जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं। ठीक, इसलिए कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति एक बहुत खराब जो है प्रभाव डालती है। तो हमेशा जो सरकार या उस देश की जो, जैसे अपने भारत में आरबीआई है, आरबीआई हमेशा प्रयास करता है कि जो है मुद्रास्फीति न बढ़ने पाए, और सरकार के भी यही प्रयास होता है कि मुद्रास्फीति हमेशा कंट्रोल में रहे। लेकिन जबकि सरकार स्वयं ऐसे ऐसे कल्याणकारी योजनाएं लेके आती है जिससे जो है जनता के बीच में पैसा जब आ जाता है, तो जनता जब पैसा आ जाएगा उनके पास, तो क्या कंडीशन हो जाएगी, मुद्रास्फीति बढ़ ही जाएगी। क्योंकि जब मांग बढ़ता है किसी भी वस्तु की जब डिमांड बढ़ता है, मांग बढ़ता है, उसकी अपेक्षा उसकी पूर्ति कम हो जाती है, तो फिर महंगाई हो ही जाती है। इसलिए जब किसी वस्तु की मांग बढ़े तो उसी अकॉर्डिंग उसका उत्पादन भी बढ़े, तब जाके मुद्रास्फीति कंट्रोल होता है। नहीं तो उत्पादन कम हो रहा है, जबकि समाज में जो है पैसे है तो वहाँ जो डिमांड है, जो पैसा उनके पास है तो डिमांड बढ़ेगा ही। जब डिमांड बढ़ेगा उसके अपेक्षा पूर्ति नहीं होगी उस वस्तु की, तो महंगाई मुद्रास्फीति बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव रहता है, इसको हमेशा कंट्रोल में रहना चाहिए, मुद्रास्फीति को हमेशा कंट्रोल में रहना चाहिए। आरबीआई हमेशा प्रयास करता है, अपने भारत में आरबीआई का जो है जिम्मेदारी होती है कि समाज में या देश में मुद्रास्फीति कंट्रोल में रहे, तब यह जो है अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होता है। ठीक, नेक्स्ट मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव डालती है, उपभोग महंगा हो जाता है। मुद्रास्फीति जब बढ़ता है तो उपभोग महंगा हो जाता है, क्योंकि वस्तुओं का जो है दाम बढ़ जाता है, जबकि मूल्य की क्रय क्षमता कम हो जाती है। इस कारण से जो है यह अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव डालता है, उपभोग भी महंगा हो जाता है। गरीबों की जो है यह क्षमता नहीं होती है कि वह जो है महंगे वस्तु को खरीद पाएँ। ठीक, तो यह जो है उपभोग महंगा हो जाता है, मतलब जो भी एक आवश्यक वस्तुएं होती हैं उपभोग के दृष्टिकोण से, वो भी जो है महंगा हो जाता है, जिससे ये जो है समाज के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक, सर्वाधिक प्रभाव समाज में निर्धन व्यक्ति पर पड़ता है। सबसे ज़्यादा प्रभाव जो गरीब तबके के लोग हैं समाज में, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव मुद्रास्फीति का पड़ता है। ओके, ऋण देने वाले को हानि होता है, जो ऋण देते हैं उनको जो है बहुत हानि होता है, लेकिन ऋण लेने वाले को लाभ होता है। ओके, उपभोग एवं निवेश प्रभावित होते हैं, उपभोग भी और निवेश भी प्रभावित होता है। जब महंगाई रहेगा, मुद्रास्फीति जब अधिक रहेगी, इस कंडीशन में उपभोग जो है प्रभावित होता है, क्योंकि किसी वस्तु के जब दाम बढ़ जाएगा तो जो गरीब व्यक्ति होते हैं उसका उपभोग करना बंद कर देंगे। ठीक, जब उपभोग प्रभावित होगा तो निवेश भी प्रभावित होगा। इसको नोट कर लीजिए, उपभोग और निवेश प्रभावित होता है मुद्रास्फीति के कारण। तो कारक के आधार पर मुद्रास्फीति को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कारक के आधार पर मुद्रास्फीति को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है मांग जनित मुद्रास्फीति, जिसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। दूसरा है लागत जनित, जिसे कास्ट पुश इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। तीसरा है संरचनात्मक मुद्रास्फीति, जिसे स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन कहा जाता है, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, संरचनात्मक मुद्रास्फीति। तो इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए, जबकि इसको हम अभी अच्छे से दिखाएंगे कि मांग जनित मुद्रा क्यों उत्पन्न होता है, क्या है, इसको अच्छे से अभी हम लिखवा देंगे आप लोगों को फैक्ट इसका। और लागत जनित क्या है, संरचनात्मक मुद्रास्फीति क्या है। तो मांग जनित मुद्रास्फीति, मांग जनित मतलब होता है जब किसी वस्तु का समाज में उसका जो है डिमांड अधिक हो जाता है
और जबकि उसकी अपेक्षा उसकी पूर्ति कम होती है। किसी भी वस्तु एवं सेवाओं की अचानक मांग उसका बढ़ जाए जबकि उसकी आपूर्ति ना हो पाए, तो ऐसे कंडीशन में मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है। मांग जनित मुद्रास्फीति किसी भी देश के लिए अच्छा होता है, लेकिन वो जब ज़्यादा हो जाता है तब जो है प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मांग जनित मुद्रास्फीति एक लिमिट में रहे तो यह जो है अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होता है, जबकि जब अधिक हो जाएगा तब जो है ये दिक्कत हो जाती है। लागत जनित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति मतलब किसी भी वस्तु के जब उत्पादन में, जैसे उसके जो कच्चे माल का जो उपयोग, किसी वस्तु के उत्पादन जो कच्चे माल को उसका उपयोग किया जाता है, यदि कच्चा माल ही महंगा हो जाए तो जो वस्तु होती, जो उत्पादित वस्तु होती है वो महंगा हो जाता है। तो इस कारण से लागत जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाता है। जैसे विदेशों में हमारे यहाँ से जो है पेट्रोल का कच्चा माल आता है, रॉ मटेरियल आता है विदेशों से, ठीक। तो यदि विदेशों से जो है वो कच्चा तेल जो है महंगा हो जाएगा तो हमारे यहाँ ऑटोमेटिक जो है पेट्रोल महंगा हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन को लागत जनित मुद्रास्फीति कहा जाता है, ठीक। लागत जनित मुद्रास्फीति में किसी भी वस्तु के उत्पादन के समय यदि लागत उसकी अधिक आती है तो ऑटोमेटिक उस वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा। तो इसी बढ़े हुए मूल्य को ही लागत जनित मुद्रास्फीति कहा जाता है, ठीक। ये लागत जनित मुद्रास्फीति कहलाता है। थर्ड है संरचनात्मक मुद्रास्फीति। यदि संरचनात्मक मतलब होता है कि जैसे किसी भी वस्तु को भंडारित करने के लिए भंडार गृह होता है। यदि भंडार गृह बनाने में उसको जो है और उसमें जो है पैसा ज़्यादा लग गया तो उस वस्तु का इस कारण से भी महंगा हो जाना इस संरचनात्मक महंगाई कहलाता है, ठीक। तो भंडारण गृह बनाने में या जो है यातायात में पैसा ज़्यादा खर्च हो गया, किसी भी वस्तु के यातायात में ट्रांसपोर्ट में पैसा ज़्यादा लग गया, उसको जो स्टोर करने में पैसा ज़्यादा लग गया, इस जो है संरचनात्मक मुद्रास्फीति को जन्म देती है, ठीक। तो किसी भी वस्तु को जैसे किसी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना है, उसको स्टोर करना है, तो इन सब चीज़ों में पैसा ज़्यादा लग रहा है तो वस्तु का कीमत ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा और यही बढ़ा हुआ कीमत संरचनात्मक मुद्रास्फीति को जन्म देती है, ठीक। ये जो है कारण के आधार पर मुद्रास्फीति 3 प्रकार का है: मांग जनित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति और संरचनात्मक मुद्रास्फीति। अब हम आगे आप लोगों को जो है इसको डिटेल जो है इसका फैक्ट लिखवा देंगे। मांग जनित मुद्रास्फीति क्यों उत्पन्न होता है, क्या कारण है और समाज में इसके या देश में क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम आप लोगों को अभी अच्छे से लिखा देंगे, इसको लिखा देंगे, ठीक। इसको तब तक जो भी आप यहाँ पर हम लिखें इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको। नेक्स्ट है कि जो है मुद्रास्फीति के जो कारण हैं, कारण में पहला था मांग जनित मुद्रास्फीति। जो मुद्रास्फीति के जो कारण है, कारण 3 प्रकार के होते हैं जिसके कारण मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। पहला है मांग जनित मुद्रास्फीति, दूसरा है लागत जनित मुद्रास्फीति, तीसरा है संरचनात्मक मुद्रास्फीति। तो मांग जनित मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? मांग जनित मुद्रास्फीति उसे कहते हैं जब किसी भी वस्तु की डिमांड मार्केट में, बाजार में अधिक हो जाता है जबकि उसके मांग की अपेक्षा उसकी पूर्ति कम होती है। इस कंडीशन पे जो है इसको जो है मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं, मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं, ओके। यानी कि जब किसी वस्तु एवं सेवाओं का अचानक उसकी जो है डिमांड इतना बढ़ जाए कि उसकी पूर्ति कम रहे, यानी पूर्ति की अपेक्षा जब मांग अधिक हो जाता है किसी वस्तु का, तब जो है मांग जनित मुद्रास्फीति होती है। मांग जनित मुद्रास्फीति मतलब क्या क्या कारण है, कैसे उत्पन्न होती है? तो पहला होता है आय में बढ़ोतरी। यदि समाज में देश में आय में बढ़ोतरी हो जाए तो आय में बढ़ोतरी के कारण भी मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। कैसे? यदि आय अधिक है तो जब आय अधिक हो जाता है तो लोग जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उसको किसी भी वस्तु को खरीदने मार्केट में जाते हैं, तो उनके पास पैसा अधिक है तो जो है मार्केट में वस्तु को जो है ज़्यादा जो परचेज करेंगे, खरीदेंगे। तो जब जो है मांग जब अधिक हो जाएगा उसके कंपेयर उसकी पूर्ति नहीं रहेगी मार्केट में, तब क्या होगा कि जो वस्तु रहेगी उसी का जो उसका प्राइस बढ़ता जाएगा, ठीक।
ये जो होता है मांग जनित मुद्रास्फीति होता है। पहला होता है, इसमें पहला कारण होता है कि आय में बढ़ोतरी के कारण, यदि समाज में आय अधिक लोगों की आय बढ़ जाए तो आय के कारण किसी भी वस्तु को अधिक खरीदेंगे। जब वस्तु को अधिक खरीदेंगे और जबकि उसका उत्पादन उस तुलना में कम हो रहा है, उसकी पूर्ति मांग की तुलना में कम हो रहा है, तब यह जो है मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। दूसरा है रोजगार के अवसर। यदि रोजगार के अवसर, किसी भी देश में रोजगार के अवसर अधिक उत्पन्न हो जाए और सभी को रोजगार मिल जाए, तो जब सभी को रोजगार मिल जाएगा तो उनके पास पैसा भी अधिक आएगा। जब पैसा आएगा तो जो है किसी वस्तु को जो है अधिक खरीदेंगे। जब वस्तु को अधिक खरीदेंगे जबकि उसकी पूर्ति कम हो जाए, तब जो है यह मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है। तो रोजगार के अवसर, समाज में रोजगार के अवसर यदि उत्पन्न हो रहा है तो ये भी जो है मांग जनित मुद्रास्फीति को जन्म देती है। कम ब्याज दर पर ऋण की प्राप्ति। यदि बैंक लोगों को कम ब्याज दर पर ऋण दे तो यह भी मांग जनित मुद्रास्फीति को जन्म देती है। ओके, कम ब्याज दर पर ऋण की प्राप्ति भी मांग जनित मुद्रास्फीति को जन्म देती है। यदि सरकार सार्वजनिक व्यय, यदि सरकार सार्वजनिक कल्याणकारी योजनाओं के तहत समाज में जो है पैसों को ज़्यादा जो है व्यय कर रहा है, यानी सरकार सार्वजनिक कल्याण के दृष्टिकोण से पैसे ज़्यादा व्यय कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी समाज में, देश में जो है मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि समाज में सभी के पास पैसा आ जाएगा। जब पैसा आ जाएगा तो उनकी जो है वस्तुओं को खरीदने की अभिलाषा बढ़ जाएगी। जब वस्तुएं वो जो है ज़्यादा खरीदेंगे तो समाज में यदि उसकी आपूर्ति नहीं है तो वही वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। तो इसी को जो है मांग जनित मुद्रास्फीति कहा जाता है। मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होने के जो कारण हैं, आय में बढ़ोतरी, रोजगार के अवसर, कम ब्याज दर पर ऋण की प्राप्ति, सरकार के सार्वजनिक व्यय। ठीक, तो यह है मांग जनित मुद्रास्फीति। मांग जो है अधिक है लेकिन उत्पादन कम है। मांग अधिक है लेकिन उत्पादन कम है, ऐसे कंडीशन में मांग जनित मुद्रास्फीति जो है उत्पन्न होता है। किसी भी देश के लिए मांग जनित मुद्रास्फीति यह जो है अच्छा होता है, आर्थिक समृद्धि का सूचक होता है। लेकिन जब यह कंट्रोल से बाहर हो जाए तब यह जो है खतरनाक होता है। मांग जनित मुद्रास्फीति देश में होना चाहिए, अर्थव्यवस्था में होना चाहिए। ठीक, क्योंकि जब मांग जनित मुद्रास्फीति होता है तभी किसी भी वस्तु की उत्पादन करने की क्षमता भी बढ़ती है। यदि किसी भी वस्तु की मांग अधिक हो गया जबकि उसका उत्पादन नहीं हो रहा है, तब तो यह खतरनाक होता है। लेकिन जैसे जैसे मांग बढ़ती जाती है समाज में वस्तुओं सेवाओं का, उसी के अनुसार यदि उत्पादन भी बढ़ता जाए तब यह किसी भी देश के लिए एक आर्थिक समृद्धि का सूचक होता है। ठीक, तो ये जो मांग जनित मुद्रा होना चाहिए, लेकिन ये जो है मांग भी अधिक हो और उत्पादन भी अधिक हो, तब यह अच्छा माना जाता है। ओके, लागत जनित मुद्रास्फीति। लागत जनित मुद्रास्फीति उसे कहते हैं जब किसी भी वस्तु के उत्पादन की प्रक्रिया में ज़्यादा पैसे जो है लग जाए, ज़्यादा जो है उसमें जो है पैसे ज़्यादा लग जाए, उसका लागत बढ़ जाए, तो ऐसे कंडीशन में उस वस्तु के जो है मार्केट जो प्राइस होता है ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। इस बढ़े हुए दाम को लागत जनित मुद्रा कहते हैं। ठीक, किसी भी वस्तु के उत्पादन के समय में यदि उसका जो लागत उत्पादन कास्ट अधिक आ रहा है, उस पर ज़्यादा पैसे लग रहे हैं उत्पादन में, तो ऐसे कंडीशन में उस वस्तु के जो है उसका प्राइस बढ़ जाएगा, मूल्य बढ़ जाएगा, जो है लागत जनित मुद्रास्फीति कहलाता है। ठीक, जैसे जो है कोई भी वस्तु उत्पादन करना है, किसी भी वस्तु का उत्पादन करना है, तो उसका जो कच्चा माल होता है, यदि कच्चा माल महंगा हो गया, यदि कच्चा माल जो है उसकी प्राइस अधिक है कच्चे माल की, तो वह जो वस्तु उससे बनेगा तो ऑटोमेटिकली जो है उस वस्तु का प्राइस अधिक होगा। इसी जो है लागत जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यदि कच्चा तेल का जो है मूल्य बढ़ जाता है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यदि कच्चा तेल का मूल्य बढ़ जाता है, तो ऐसे कंडीशन में जो उस कच्चे तेल से जो उत्पाद बनेंगे, जैसे डीजल, तो डीजल का मूल्य जो है स्वतः बढ़ जाएगा। इसी को जो है लागत जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। ओके,
इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। उत्पादन की प्रक्रिया में लागत में बढ़ोतरी से उत्पन्न होता है। लागत जनित मुद्रास्फीति उत्पादन की प्रक्रिया में लागत में बढ़ोतरी से उत्पन्न होता है। उदाहरण, कच्चा तेल का महंगा होना। कच्चा तेल का महंगा होना या लागत जनित मुद्रा को जन्म देती है। तीसरा है संरचनात्मक मुद्रास्फीति। संरचनात्मक मुद्रास्फीति क्या है? जो संरचना के तहत किसी भी वस्तु के जो संरचनात्मक दृष्टिकोण होता है, यदि उस पर जो है पैसे अधिक लग रहे हैं, तो कास्ट प्राइस अधिक लग रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में किसी भी वस्तु का मूल्य बढ़ जाना ये संरचनात्मक मुद्रास्फीति को जन्म देती है। जैसे किसी भी वस्तु का उत्पादन किया गया तो उसको तो कहीं भंडार करने की आवश्यकता होगी, कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता होगी। यदि उसको भंडार करने में या किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर यदि उस पर जो है उसका कास्ट अधिक लग रहा है, उसका जो है उस पर व्यय अधिक हो रहा है, तो जो वस्तु होगा उसका जो प्राइस बढ़ जाएगा। तो इसी को जो है संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहा जाता है। ठीक, तो संरचनात्मक मुद्रास्फीति या भंडार की सुविधा और परिवहन की सुविधा में जो पैसे लगते हैं, इसकी वजह से यदि वस्तु का जो दाम बढ़ जाता है तो इसी को जो संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहा जाता है। ओके, तो संरचनात्मक मुद्रास्फीति में किसी भी वस्तु को उत्पादन करने के बाद उसका जो है एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने पे उसे भंडारित करने में जो पैसा व्यय होता है, उसके कारण यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो इसी को जो है संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहा जाता है। संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो कारण के आधार पर मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को दो भागों में बांटा गया है: मांग जनित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति और सृजनात्मक मुद्रास्फीति। ठीक, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके आगे हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। अगला मुद्रास्फीति दर के आधार पर मुद्रास्फीति को चार भागों में विभाजित किया गया है। दर के आधार पर मुद्रास्फीति को चार भागों में विभाजित किया गया है। यानी मुद्रास्फीति किस दर से बढ़ती है, मुद्रास्फीति किस दर से बढ़ती है, इसके आधार पर मुद्रास्फीति को चार भागों में विभाजित किया गया है। टाइप ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन रेट, यानी दर के आधार पर मुद्रास्फीति को चार भागों में विभाजित किया गया है। पहला है रेंगती हुई मुद्रास्फीति, जिसे इंग्लिश में क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। रेंगती हुई मुद्रास्फीति को इंग्लिश में क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। चलती हुई मुद्रास्फीति, जिसे इंग्लिश में वॉकिंग एंड रूटिंग इन्फ्लेशन, ये जो है चलती हुई मुद्रास्फीति है। ओके, भागती हुई मुद्रास्फीति, इसको इंग्लिश में कहते हैं रनवे इन्फ्लेशन। भागती हुई मुद्रास्फीति, इसे इंग्लिश में कहा जाता है रनवे इन्फ्लेशन। चौथा है चरम मुद्रास्फीति। चरम मुद्रास्फीति को इंग्लिश में गैलोपिंग या हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। तो जो है पहला इन्फ्लेशन है हमारा दर के आधार पर मुद्रास्फीति को चार भागों में विभाजित किया गया। पहला है रेंगती हुई मुद्रास्फीति, जिसे क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। जब मुद्रास्फीति की दर 3% हो किसी भी समाज में, किसी भी देश में, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में, जब मुद्रास्फीति की दर 3% हो तो ये जो है रेंगती मुद्रास्फीति कहलाती है। यानी रेंगती हुई मुद्रास्फीति में मुद्रास्फीति की दर 3% होती है। यानी उस देश की अर्थव्यवस्था में जो इन्फ्लेशन होता है उसका जो रेट होता है 3% होता है। तो ये जो है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है, यानी कि उस देश में मांग भी है और उस किसी भी वस्तु का मांग भी अधिक है और उस वस्तु का उत्पादन भी अधिक हो रहा है। तो इसलिए जो है रेंगती हुई मुद्रास्फीति या किसी भी देश के अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा माना जाता है और जो है विकसित अर्थव्यवस्था में पाया जाता है। जो रेंगती हुई मुद्रास्फीति है या विकसित अर्थव्यवस्था में पाया जाता है, जबकि भारत एक विकासशील है। भारत में रेंगती हुई मुद्रास्फीति नहीं पाई जाती है। ये जो है विकसित देश जैसे यूएसए है, यूएसए में
रेंगती हुई मुद्रास्फीति पाई जाती है। तो जब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दर 3% हो तो इसको जो है रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। और यह किसी भी देश के लिए अच्छा माना जाता है, विकसित अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होता है। ठीक, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। ओके, जब मुद्रास्फीति की दर 3% से बढ़े तब इसे रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। और चलती हुई मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? जब मुद्रास्फीति की दर किसी भी अर्थव्यवस्था में 3% से 10% तक हो तब इसे चलती हुई मुद्रास्फीति कहा जाता है। ठीक, यह भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होता है, लेकिन इसको जो है अधिक बढ़ जाए तब यह जो है कंट्रोल करने की जरूरत होती है, इसलिए यह विकासशील अर्थव्यवस्था में पाया जाता है। भारत में चलती हुई मुद्रास्फीति है। ठीक है, इस पर हमेशा नज़र बनाए रखना होता है कि कहीं ज़्यादा न हो जाए। तो 3% से 10% तक मुद्रास्फीति तो ठीक है, लेकिन 10% से अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो यह भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होता है। तो भारत जैसे विकासशील देश के लिए चलती हुई मुद्रास्फीति पाई जाती है देश में। ओके, मांग जनित और जो है चलती हुई मुद्रास्फीति जो उत्पन्न होता है, ये मांग जनित एवं संरचनात्मक और लागत जनित जो मुद्रास्फीति है, ये तीनों के परिणाम स्वरूप, तीनों मुद्रास्फीति के परिणाम स्वरूप चलती हुई मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। तो इसमें तीनों जो है कारक जिम्मेदार होते हैं चलती हुई मुद्रास्फीति को जन्म देने के लिए। ओके, तो ये जो है विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा माना जाता है। चलती हुई मुद्रास्फीति विकासशील देशों के लिए अच्छा माना जाता है। आपको जो एग्जाम पर्पज से, एग्जाम के दृष्टिकोण से इसको यही याद करना है कि चलती हुई मुद्रास्फीति में मुद्रास्फीति की दर कितना होती है, तो 3 से 10% तक होती है। ओके, चौथा है भागती हुई मुद्रास्फीति, रनवे इन्फ्लेशन। भागती हुई मुद्रास्फीति में मुद्रास्फीति की दर 10 से 30% तक होता है। जब किसी भी अर्थव्यवस्था में महंगाई या मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन 10 से 30% तक रहे तब इसे भागती हुई मुद्रास्फीति कहा जाता है। यह किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता है और इसे हमेशा कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर महंगाई, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, भागती हुई मुद्रास्फीति में इसको जो कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि 10 से 30% जो मुद्रास्फीति होती है यह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इसे जो है कंट्रोल करने की ज़रूरत हमेशा रहती है। ठीक, तो जब जो है मुद्रास्फीति 10 से 30% तक हो तब इसको जो है भागती हुई मुद्रास्फीति कहा जाता है। ओके, या किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता है। लास्ट है, चौथा है चरम मुद्रास्फीति। चरम मुद्रास्फीति जिसे इंग्लिश में गैलोपिंग या हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो जो चरम मुद्रास्फीति होता है, यानी जब इन्फ्लेशन नियंत्रण से बाहर चले जाए, यानी कि उस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे कंडीशन को चरम मुद्रास्फीति कहा जाता है। चरम मुद्रास्फीति गैलोपिंग या हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो चरम मुद्रास्फीति में जब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में जो इन्फ्लेशन होता है, मुद्रास्फीति होता है, इन्फ्लेशन होता है, यदि वह नियंत्रण से बाहर चला जाए, अर्थात नियंत्रण संभव नहीं है, तो इसको जो है चरम मुद्रास्फीति कहा जाता है। यानी चरम मुद्रास्फीति में मुद्रास्फीति नियंत्रण से बाहर चली जाती है और ऐसे कंडीशन को चरम मुद्रास्फीति कहा जाता है। ओके, तो आज के हम क्लास में आप लोगों से डिस्कस किए मुद्रास्फीति क्या है, उसका डिफिनेशन क्या है और एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और मुद्रा कितने प्रकार के होते हैं, कारण के आधार पे, दर के बढ़ने के आधार पे, इन सब चीज़ों को आज हमने डिस्कस किया। और यहाँ से जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो प्लीज़ आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट करके इसको रिवाइज करिए। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ओके, पीसीएस में, आरओ में, यूपी में, टीचर के एग्जाम में, सभी एग्जाम में जहाँ पे जीएस का रिक्वायरमेंट है वहाँ जो है क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है। प्लीज़ आप लोग इसको अपनी कॉपी में नोट करिए, इसको रिवाइज करिए। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। अब इसके आगे हम एक नए चैप्टर के साथ आप लोगों को अगले दिन पढ़ाएंगे, और आज के लिए इतना ही। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग हमारे इस वीडियो के लिंक को आप शेयर करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को आप देखिए, और वीडियो को देखने के बाद कमेंट करिए, लाइक करिए, हमारी वीडियो को शेयर करिए प्लीज़। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।